निष्कर्षण से प्राप्त जो धातुएं होती हैं उसको कैसे शुद्धिकरण करें। उपर्युक्त विविध अपचयन पद्धति से प्राप्त धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती हैं, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अशुद्धियाँ अलग करनी पड़ती है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग कर। धातु का क्षरण, कोरोजन ऑफ मेटल, ये क्षरण किसे कहते हैं, क्षरण से कैसे बचा जाए, ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। क्षरण क्या है? आपने कभी निम्न सी बातों का निरीक्षण किया है क्या? इमारतों के लोहे के पुराने सरिया, बहुत समय से साफ न किए हुए तांबे के बर्तन, चांदी के गहने या मोती जो हवा में बहुत दिनों तक खुली पड़ी है, पुराने पड़े हुए वाहन, सब पर जो है जंग लगा हुआ रहता है, गंदा रहता है। हवा में खुली रखी चांदी की वस्तुओं पर कुछ समय बाद काली और तांबे के बर्तनों पर ही परत जम जाती है। शुद्ध सोना या प्लेटिनम हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि ये सोना प्लेटिनम कम क्रियाशील धातुएं हैं और चांदी थोड़ा उससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है, तो लोहे का जंग लगना यह प्रमुख समस्या होती है। लोहे की वस्तुओं से तैयार कोई भी चीज़ होता है तो उस पर जंग न लगे, इसके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सूत्र भी पूछा जाता है और परिभाषा भी पूछा जाता है कि जंग किसे कहते हैं और जंग का सूत्र क्या है। तो लोहे की आर्द्र हवा के साथ अपक्रिया होकर उस पर एक लाल भूरे रंग के पदार्थ Fe2O3 की परत जम जाती है, इसे ही जंग या रस्ट कहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट लोहे की आर्द्र हवा के साथ अपक्रिया होकर उस पर एक लाल भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। उसका सूत्र है Fe2O3 और दूसरी बात है, तांबे के बर्तन के पृष्ठभाग की आर्द्र हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया होकर उस पर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे तांबे की चमक मलिन हो जाती है, इसे पैटिनेशन कहते हैं। इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क आने पर कुछ समय के पश्चात वे काली पड़ जाती हैं, क्योंकि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से चांदी की अपक्रिया होकर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, बनती है। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होकर उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। ये समस्याएं हैं। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है क्षरण प्रतिबंध। क्षरण से रोकने के क्या उपाय हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। धातु से बनी वस्तुओं का क्षरण रोकने के लिए, क्षरण प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू न होने के लिए आप किन उपायों का सुझाव देंगे? आपके घरों में लोहे की खिड़की, लोहे के दरवाजे, इन जैसी वस्तुओं पर जंग न लगे, हम क्या करवाते हैं? उसी का उत्तर ये है क्षरण प्रतिबंध, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। धातुओं के क्षरण से बचाव, यहाँ उत्तर यहाँ से मिलेगा। धातुओं के क्षरण से बचाव करने के लिए विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। करीब करीब सभी पद्धतियों में लोहे पर जंग न लगे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोहे के क्षरण का दर हम कम कर सकते हैं। धातु का हवा से संपर्क रोककर धातुओं के क्षरण को रोका जा सकता है। यह क्षरण प्रतिबंध विविध पद्धतियों से किया जा सकता है। कुछ पद्धति नीचे बताई गई है। जैसे पहला है, धातु के पृष्ठभाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाकर, जिससे हवा की वाष्प और ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रोककर उनमें अपक्रिया नहीं होने दी जाती है। धातु के पृष्ठभाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाना जिसमें हवा की वाष्प और ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रोककर। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, धातु के पृष्ठभाग पर रंग, तेल, ग्रीस या वार्निश की परत लगाकर धातु का क्षरण रोकना। जैसे लोहे का क्षरण इस पद्धति से रोका जा सकता है। हम लोहे की वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की परत लगाकर उस वस्तु पर जंग लगने से अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? अस्थायी रूप से एकदम से तो नहीं लगा सकता है,
हाँ, कम दर जैसे लिखा है कि दर कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दर को कम कर सकते हैं। हम रंग लगाकर वस्तुओं का जंग लगने से स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते हैं। रंग लगाने की पद्धति कुछ कालावधि के लिए ठीक है। वस्तु के पृष्ठभाग पर दिए गए रंग पर यदि खरोंच आ गई और धातु का थोड़ा सा पृष्ठभाग भी हवा के संपर्क में आया तो जंग लगने की प्रक्रिया उस रंग की परत के नीचे शुरू हो जाती है। इसीलिए कुछ समय के पश्चात लोहे से बने हुए पुल जर्जर हो जाते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। लोहे के नए पतरे क्यों चमकते हैं? इसलिए चमकते हैं क्योंकि उस पर नए होते हैं, वो लोहे के ऑक्साइड नहीं, हवा के संपर्क में आते आते धीरे धीरे उस पर ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड जम जाता है तो नहीं चमकेगा। लेकिन नया रहने पर लोहे के ऑक्साइड नहीं बने होते हैं, इसलिए चमकता है। क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है और इस तरह से है। तो कई प्रक्रियाएं हैं। एक पहला है जस्ते का विलेपन। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते का विलेपन कर देते हैं। जस्ते का विलेपन गैल्वेनाइजिंग, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज का पतरा है। इस पद्धति में लोहा या इस्पात का क्षरण रोकने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहे की चमकदार कीलें, पेपर पिन इत्यादि जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, अतः उसका क्षरण पहले होता है। कभी कभी बारिश की कालावधि के पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है और आंतरिक लोहा हवा के संपर्क में आने के कारण जंग लगने की शुरुआत हो जाती है। जस्ते का विलेपन की प्रक्रिया इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो जंग न लगे तो पहला काम हो गया जस्ते का विलेपन। दूसरा हो गया टिन की परत चढ़ाना। टिन की परत चढ़ाना, इस पद्धति में पिघली हुई टिन की परत, जो टिनिंग बोला जाता है, इस टिन की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। इसे ही कलई करना कहते हैं। तांबा तथा पीतल के बर्तनों पर क्षरण के कारण हल्के रंग की परत जम जाती है। हरे रंग की यह परत विषैली होती है। ऐसे बर्तनों में मट्ठा या कढ़ी या खट्टा पदार्थ रखने पर कसैले हो जाते हैं, इसलिए बर्तनों पर के ऊपर टिन की परत चढ़ा दी जाती है। तीसरा तरीका है धनागरीकरण, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग किया हुआ तमाम बर्तन आजकल मिलता है। इस पद्धति में तांबा, एल्युमिनियम जैसे धातुओं पर विद्युत अपघटन द्वारा उनके ऑक्साइड की पतली मजबूत परत चढ़ाते हैं। इसके लिए तांबा या एल्युमिनियम की वस्तु धनाग्र के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह ऑक्साइड का लेप संपूर्ण पृष्ठभाग पर एक समान होने के कारण धातु का क्षरण रोकने में उपयोगी होता है। उदाहरण स्वरूप, जब एल्युमिनियम का धनागरीकरण किया जाता है तब उस पर बनने वाली एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत के कारण परत के नीचे एल्युमिनियम का ऑक्सीजन और पानी के संपर्क रुक जाता है, अतः आगे होने वाली ऑक्सीकरण की अभिक्रिया रुक जाती है। धनागरीकरण करते समय ऑक्साइड की अधिक मोटी परत बनाकर यह संरक्षण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। चौथा है विद्युत विलेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अपक्रियाशील धातु की अधिक अपक्रियाशील धातु पर चढ़ाई जाती है। चांदी विलेपित चम्मच, सोना विलेपित गहने इत्यादि में विद्युत विलेपन के उदाहरण है। और पांचवा है, ये जंग न लगे लोहे पर, ये पांचवा पॉइंट, सम्मिश्रण, एलाइंग। दो धातुओं को मिला, तीन धातुओं को मिला दिया जाता है, एलाइंग कहते हैं। तो वर्तमान काल में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक धातु पदार्थ एक सम्मिश्र स्वरूप में होते हैं, एलॉय। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है धातुओं के क्षरण की तीव्रता कम करना। किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर बनने वाली समांगी मिश्रण को सम्मिश्र कहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रांस, यह 90% तांबा और 10% टिन इससे बना हुआ सम्मिश्र है। ब्रांज से बने पुतले धूप व बारिश में सुरक्षित रहते हैं। हवा और पानी से दाग लगने वाला जंग न लगने वाला स्टील, यह 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन इनसे बनाया गया सम्मिश्र होता है। ज़रा इसको आप याद रखिएगा। ब्रांज कैसे बनता है? 90% तांबा और 10% टिन होता है और ब्रांज से पुतले बनाए जाते हैं कि धूप और बारिश में सुरक्षित भी रहते हैं। दूसरा है हवा और पानी से दाग न लगने वाला और जंग न लगने वाला स्टील,
स्टील कैसे बनाया जाता है? 74% लोहा होता है, 18% क्रोमियम होता है और 8% कार्बन होता है। यह भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो दैट यू आर रिमेंबर दिस पॉइंट। बाकी एंड हो गया।